आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले भाषा और उसकी इकाई। आज हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? भाषा और उसकी इकाई। अगर हम बात करें भाषा, तो भाषा जो है ना संस्कृत के भाष शब्द से बना है। भाषा जो है संस्कृत के भाष शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है बोलना। भाषा का मतलब क्या होता है? बोलना। ठीक, तो मेरे आगे कोई बैठा हुआ नहीं, इसलिए रिपीट करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं, जिसके कारण से मेरे बोलने बाद बच्चा लोग रिपीट करता है, तो वो आदत मेरा धीरे धीरे जाएगा। हो सकता है हम 2-3 बार बोल दे की बात को, तो उतना से इग्नोर करिएगा। तो भाषा जो है संस्कृत के भाष शब्द से बना है, इसका मतलब होता है बोलना। और अगर बात करें भाषा का, अगर घटते क्रम में इसको सजाएंगे, तो सबसे पहला आता है तुम्हारा वाक्य। सबसे पहला क्या आता है? वाक्य। और वाक्य के बाद आता है उपवाक, उपवाक के बाद पदबंध, पदबंध के बाद पद, जिसको शब्द भी कहा जाता है, इसके बाद अक्षर, और इसके बाद ध्वनि। ध्वनि का ही लिखित रूप क्या है? वर्ण है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये होता है, दो चीज, एक आया हमारा वर्ण और एक आया हमारा अक्षर। तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है अक्षर क्या है और वर्ण क्या है। देखो, अब अगर बात करें अक्षर और वर्ण की, तो अगर हम बोलेंगे राम, तो राम में 2 अक्षर है। 2 अक्षर कहने का मतलब र, आ का और म। तो यहाँ पर र, आ का 1 अक्षर हुआ और म 1 अक्षर हुआ। और वहीं पर बात करें अगर हम वर्ण की, तो र जोड़ आ, ठीक, और म और जोड़ र, आ जोड़ और अ। तो यहाँ पर हमारा 1, 2, 3 और ये 4। तो यहाँ से आपको समझना पड़ेगा कि वर्ण अलग होता है और अक्षर अलग होता है। ठीक, तो हम क्या बोले कि अगर हम हिंदी वाक्य के स्ट्रक्चर को देखें, तो भाषा की सार्थक इकाई, सार्थक कहने का मतलब होता है जिसका कोई ना कोई मान, जिसका कोई ना कोई मीनिंग निकलता है, ऐसे समझ सकते हैं। तो जो सार्थक इकाई होता है उसको बोलते हैं वाक्य। और वाक्य से छोटा आता है उपवाक, उपवाक से छोटा पदबंध, पदबंध से छोटा पद, अब पद से छोटा हमारा हो जाएगा, पद से छोटा हो जाएगा अक्षर, और अक्षर से छोटा आ जाएगा हमारा वर्ण। वर्ण क्या है? वही ध्वनि जो हम लोग बोलते हैं उसी को बोलते हैं वर्ण। तो यहाँ तक हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा कि अक्षर और वर्ण में क्या अंतर है। जैसे कि गाना है कि जय जय राम जय श्री राम, 2 अक्षर का प्यारा नाम। तो इसमें भी वही 2 अक्षर का प्यारा नाम कहने का मतलब राम। तो र, आ का 1 अक्षर और म 1 अक्षर, तो रा और म मिला के 2 अक्षर। ठीक, हाँ, का हड़बड़ा मतलब हाँ समझ रहे, बोल ना काते बेटा सर। अरे हम का बोलो, हम तरह बोली नहीं, ऑफलाइन आदत का हमारा। ठीक है, सुधारते हैं। तो अब इसके बाद हम पढ़ते हैं क्या? वर्ण और वर्णमाला की संख्या। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, वर्ण और वर्णमाला में। अगर हम बात करें कि मानक हिंदी में वर्णमाला जो है, मानक हिंदी में, एक मिनट रुक जाओ, इसको हम वाइट कर लेते हैं। हाँ, अगर बात करें हम वर्ण और वर्णमाला की संख्या पर, तो अलग अलग तरीके से अलग अलग इसका संख्या होता है। कहीं पर इसका मानक हिंदी में मूल रूप से जो है ना, उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण माना गया है। मतलब उच्चारण के स्थान पर हम 45 वर्ण ही लेंगे। जैसे कि अगर बोलेंगे तालब स, मूर्धन स, दंत स, तीनों को हम स ही बोलते हैं, लेकिन इसको लिखते अलग अलग तरीके से हैं। तो ठीक उसी प्रकार से तीनों को जब एक स ही बोलते हैं, तो हम क्या किए, यहाँ पर उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण को ही माना जाता है, जिसमें कि 10 स्वर आता है और 35 गो व्यंजन आता है। तो 35 और 10 कितना हो गया? 45। तो 45 को हमारा क्या हो गया? हमारा वर्ण हो गया। वहीं पर बात करें अगर लेखन के आधार पे, तो लेखन के आधार पे हमारा होता है 52 को, जो मूलतः हम लोग मानते हैं कि हिंदी में 52 वर्ण होता है। तो 52 गो वर्ण में 13 गो स्वर और 35 गो व्यंजन, 13 गो स्वर और 35 गो व्यंजन और 4 गो संयुक्त व्यंजन। अगर हम यहाँ पर 35, 13 प्लस 4 करेंगे तो 5 3 8 4 12, 3 1 4 और 1 5, तो यहाँ पर हमारा 52 गो पूर गया। अगर हम बात करें लेखन के आधार पे 52 वर्ण होता है, जिसमें कि 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 गो हमारा संयुक्त व्यंजन। तो 13
35 और 4 को अगर जोड़ेंगे तो हमारा 52 को पुर जाएगा। अब विशेष और जो है ना, इससे ज़्यादा यहाँ पर नहीं पढ़ना है, इससे ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि फिर कन्फ्यूज़न होना शुरू हो जाएगा। इससे ज़्यादा अगर हम पढ़े ये सब जितना डिटेल से, तो बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से कन्फ्यूजन शुरू होगा, और जो आप लोग पढ़ें वो भी खा पी के बैठ जाइएगा। इसलिए इतना डिटेल नहीं पढ़ना है, सिंपल सा पढ़ना है कि हिंदी में 52 वर्ण होता है, कैसे कैसे, तो हम इसके आगे चर्चा करेंगे। चलो देखते हैं। अगर बात करें हम स्वर की, अगर बात करें किसकी, हम स्वर की, तो स्वर को अगर स्वर पूछने आए एग्जाम में तो बोलेंगे 11 स्वर। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो 11 स्वर ही होते हैं। तो यहाँ पर हम 13 लिखे हैं कि परंपरागत रूप से स्वर की संख्या 13 है। परंपरागत रूप से स्वर की संख्या 13 है। और स्वर होता क्या है, तो जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उसको स्वर कहते हैं। जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उसको स्वर कहते हैं। तो यहाँ पर अगर स्वतंत्र रूप से बोला जाने वाला अगर वर्ड स्वर आएगा आ हर्ष ई, और ये दीर्घ ई हर्ष उ, और ये आ जाएगा हमारा दीर्घ उ। ठीक, उसके बाद 3 3 6 3 9 1 10 आ हर्ष ई दीर्घ ई हर्ष उ दीर्घ उ री ए ओ और आओ। इतना ही, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 ही स्वर माना जाता है। इसके अलावा जो 2 गो है, जो 2 गो हम लोगों का बच रहा है, जो 13 हम वहाँ पढ़े थे, उस 2 में से एक अ अंश अंग और एक आता है तुम्हारा अ विसर्ग। ये दोनों क्या कहलाता है, आयोगवाह कहलाता है। ये आ योग वाह कहलाता है। ठीक, तो अगर यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 और 2 कितना हो गया, 13। तो अगर पूछा जाए कि नहीं बताओ टोटल कितना होता है, 13 बोलेंगे। लेकिन एग्जाम में हम केवल 11 ही टिक करके आना है, 13 टिक नहीं करना, अन्यथा गलती हो जाएगा। चलो हम आगे पढ़ देखते हैं। अगला कहता है क्या, अब मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर की अगर बात करेंगे, अगर हम मात्रा या फिर उच्चारण के आधार पर बात करेंगे तो एक आता है हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। मतलब उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार का, हर्ष दीर्घ और प्लुत, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, जिसमें कम से कम समय लगेगा उसको बोलते हैं ह्रस्व स्वर। कम से कम समय लगेगा तो उसको बोलेंगे हम ह्रस्व, और हल्का सा ज़्यादा समय लगेगा तो उसको बोलेंगे दीर्घ। हल्का ज़्यादा समय लगेगा तो उसको बोलेंगे दीर्घ, और ज़्यादा समय लगेगा, कहने का मतलब है अगर हर्ष और दीर्घ से ज़्यादा समय लगेगा तो उसको बोलेंगे प्लुत। हर्ष और दीर्घ से ज़्यादा समय लगेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे प्लुत। प्लुत जो होता है, जैसे कि किसी को पुकारने में काम किया जाता है, किसी का नाम पुकारने में इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि राम। तो राम हम लोग बोलते हैं ऐसे ही है, लेकिन राम वास्तविक में जब बोला जाता है तो ऐसे हल्का सा राम, हल्का सा लेट करके बोला जाता है। उसी प्रकार से अगर हम ओम की बात करें तो हम लोग जनरली ओम ऐसे लिख देते हैं। और अगर दूसरा देखें वो होता है ओम, ये होता है हमारा ओ और ये मा। तो यहाँ से जिसका उच्चारण करने में ज़्यादा समय लगता है उसको बोलते हैं क्या, प्लुत। तो हर्ष दीर्घ और प्लुत। हर्ष में कम समय लगता है, दीर्घ में उससे जरा से ज़्यादा समय लगता है, और प्लुत में उससे भी ज़्यादा समय लगता है। तो सीधा समझ सकते हैं पुकारने में या फिर नाटक के संवाद में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं। और दीर्घ में तो वही आ दीर्घ ई दीर्घ उ ए ओ और औ, ये हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम पढ़ते हैं जीव के प्रयोग के आधार पर। जीव के प्रयोग के आधार पर, जीव के प्रयोग के आधार पर भी जो है ना, स्वरवन को अलग अलग तरीके से बांटा गया है। अगर बात करें हम अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, जीव के जिस भाग से अक्षर या फिर वर्ण निकलेगा उस आधार पर हम इसको बांटे हैं। अगर अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अगर हम अग्रस्वर की बात करें तो ह्रस्व ई दीर्घ ई ए और ऐ, ह्रस्व ई दीर्घ ई ए और
ये चार जो है ना हमारा जीभ के आगे वाले भाग से निकलता है। और मध्य स्वर की बात करें तो अ, मध्य स्वर की बात करें तो अ, मध्य स्वर की बात करें तो ये आ नहीं है। एक मिनट रुको, उसको हम हटा ही देते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा कि आ है क्या। ये आ नहीं बाबू, ये आ है। हाँ, मध्य स्वर की बात करें तो अ, और पस स्वर की अगर बात करें आ, हर्ष ओ, दीर्घ ओ आ, ये हमारा क्या है, पस स्वर है। तो जीव के आधार पर, मतलब जीव के प्रयोग के आधार पर हम इसको तीन भागे बांट सकते हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर और क्या क्या आएगा, ह्रस्व, दीर्घ ए और अय। और वहीं पर मध्य स्वर की बात करें तो इसमें केवल केवल आ आएगा। और पस स्वर की बात करें आ, हर्ष ओ, दीर्घ ओ और आ आएगा। तो ये हमारा है जीव के आधार पर। इसके पहले हम पढ़े थे उच्चारण के आधार पर, उसके बाद हम पढ़े क्या, जीभ के आधार पर। अब हम पढ़ते हैं मुख द्वार के खुलने के आधार पे, कि कैसे हमारा मुख खुलेगा, तो कौन सा अक्षर या फिर कौन सा वर्ण निकलेगा मुंह से। अगला हम पढ़ेंगे क्या, कि कौन कैसे मुंह का खोलेगा तो कौन सा वर्ण निकलेगा। अगर हम बात करें विपरीत, विपरीत मतलब अगर मुंह जब पूरा खुलता है तो इससे आ का उच्चारण होगा। जब हम लोग आ का उच्चारण करते हैं तो मुंह इससे पूरा का पूरा खुलता है। वही बात करें अर्धविपरीत की, कहने का मतलब मुंह जब आधा खुलता है तो इसमें अ, ए, ओ और आ। आप लोग बोल के भी देखिएगा तो इस अ जब बोलेंगे तो मुंह पूरा नहीं खुलता है, मुंह उस कंडीशन में आधा खुलता है, अ, ए, ओ और आ। इस कंडीशन में हमारा मुंह क्या होता है, आधा खुलता है। वहीं पर बात करें अर्धसंवृत, अर्धसंवृत करने का मतलब मुंह आधा बंद रहता है। अगर हम बात करें अर्धसंवृत की तो मुंह हमारा आधा क्या होगा, बंद रहता है। तो वैसा वर्ण जो जिसका उच्चारण में मुंह आधा बंद रहता है उसको बोलते हैं अर्धसंवृत। ठीक, और ये हो जाता हमारा ए और ओ, ए और ओ। ए और ओ बोलेंगे तो आधा मुंह क्या रहता है, हमारा बंद रहता है। लेकिन अगर बात करें संवृत तो संवृत में कंप्लीट लगभग मुंह क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। अगर हम संवृत की बात करें तो मुंह लगभग बंद रहता है। जैसे बोलेंगे हर्ष ही, दीर्घ ई, हर्ष ओ और दीर्घ ओ। तो इस चारों अक्षर के, इस चारों वर्ण के उच्चारण में मुंह लगभग क्या रहता है, बंद रहता है। तो ये हम पढ़े क्या, मुख द्वार खुलने के आधार पर विपरीत, अर्धविपरीत, अर्धसंवृत और संवृत। विपरीत करने का मतलब मुंह पूरा खुला रहता है तो आ। अर्धविपरीत मतलब मुंह आधा खुला रहता है, आ, ए, ओ और आ। अगर बात करें अर्धसंवृत तो मुंह आधा बंद रहता है, ए और ओ। और बोलेंगे संवृत मतलब मुंह पूरा लगभग बंद रहता है, हल्का सा खुला रहता है। तो हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष ऊ और दीर्घ ऊ। ये हो गया इसका मुख के खुलने के आधार पर। इसके पहले हम पढ़े थे जीभ के आधार, जीभ के प्रयोग के आधार पे। इसके पहले पढ़े थे हम उच्चारण के आधार पर। अब अगला तुम्हारा होठ के आधार पर, होठ और हवा के निकलने के आधार पर कैसे स्वर को बांटा गया है। होठ और हवा के आधार पर कैसे स्वर वर्ण को बांटा गया है, इस स्थिति में देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम कि होठ के आधार पर होठ का मूवमेंट जैसे होगा, जैसे अवृतमुखी। अवृतमुखी कहने का मतलब होठ गोलाकार नहीं होता है। अगर अ बोलेंगे तो होठ जो है गोलाकार नहीं होता है। अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, ए और आय, इसमें होठ गोलाकार नहीं होता है, इसको बोलेंगे अवृतमुखी। वहीं बात करें वृतमुखी तो होठ गोलाकार होता है। वृतमुखी की बात करें तो होठ क्या होता है, गोलाकार होता है। इसमें हर्ष ऊ, दीर्घ ओ और आ। तो यहाँ पर हम क्या देखें कि होठ के खुलने और बंद होने के आधार पे इसको बांटा गया है दो प्रकार से, एक अवृतमुखी और दूसरा वृतमुखी। अवृतमुखी में जहाँ गोल ओठ नहीं होता है, वहीं पर वृतमुखी में ओठ क्या होता है, गोल होता है। जहाँ पर हम बात करें अवृतमुखी की तो आ, हर्ष ई, दीर्घ ई और ए होता है। वहीं पर वृतमुखी में होठ लगभग गोल होता है और हर्ष ऊ, दीर्घ ओ और आ ये होता है।
ये हमारा हो गया होठ के आधार पर। इसकी बात करें हम हवा निकलने के आधार पर। हवा निकलने के आधार पर अगर हम हवा निकलने के आधार पर बात करें तो निर्नुनासिक या मौखिक, और दूसरा हो जाएगा अनुनासिक स्वर। निर्नुनासिक स्वर, दूसरा अनुनासिक स्वर। निर्नुनासिक स्वर की बात करें तो हवा केवल मुंह से निकले, हवा केवल कहाँ से निकले तो मुंह से निकले, उसको बोलते हैं हम निर्नुनासिक। निर्नुनासिक का मतलब क्या है? हवा केवल और केवल मुंह से निकलेगा, हवा केवल मुंह कहाँ से निकलेगा? मुंह से निकलेगा, तो उसको हम बोलेंगे क्या? निर्नुनासिक। इसमें आ हर्ष ही आता है, इसमें आ और हर्ष ही आता है। और वहीं बात करें अनुनासिक स्वर की, अगर हम बात किससे करें? अनुनासिक स्वर की बात करें तो हवा जो है मुंह से भी निकलेगा और नाक, मतलब एक साथ मुंह और नाक दोनों से निकलता है, उसको बोलते हैं अनुनासिक। जैसे अंश, आ और ई, इसको बोलेंगे क्या हम? अनुनासिक। निर्नुनासिक या मौखिक स्वर उसको बोलते हैं जिसमें हवा केवल मुंह से निकलता है, जैसे कि आ और हर्ष ई। वही अनुनासिक की बात करें, इसमें हवा मुंह और नाक, इसमें हवा मुंह और नाक दोनों से निकलता है, उसको बोलते हैं अनुनासिक। जितना स्वर है वो सभी सघोष और अल्प प्राण होते हैं। जितना स्वर है सारा का सारा सघोष और अल्प प्राण होते हैं। अब सघोष और अल्प प्राण क्या है, अभी हम 1 मिनट के अंदर क्लियर करते हैं। ये देखो,